चैप्टर नंबर 11 परिक्षेपण, ठीक है ना, या अपकिरण के माप पार्ट नंबर 3। मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों ने कमेंट किए हुए हैं कि इस चैप्टर को रोक दो रोक दो रोक दो और आगे जो चैप्टर आ रहा है वाला करवा लो, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चैप्टर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यार देख ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक एरिया को देखना गलत है, ठीक है ना, सबको साथ लेके चलना बढ़िया है। अब मुझे एग्जैक्टली देखो ये तो पता है कि यहाँ वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बट बाहर, ठीक है, जैसे कोई बिहार साइड से क्लास ले रहा है, कोई मध्य प्रदेश से ले रहा है, ठीक है, अब उनके इसमें ये चीज कटी है या नहीं कटी, क्योंकि वो, ठीक है ना, क्या किसी और जैसे कोई NIOS से कर रहा होता है, कोई कहीं से करता है, ठीक है, तो क्या पता उनके इसमें आ रहा हो, तो इस चैप्टर को करवाने में ही फायदा। ऊपर से जिन जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनके इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल आता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसी चैप्टर में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो आता है ना वो इसी में आता है, ठीक है। साथ ही साथ जो MCOM MBA वाले होते हैं और इसके साथ साथ जो BCOM वाले होते हैं उनके इसमें भी स्टैट आती है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी। तो देखो रिस्क लेने मतलब छोड़ने से क्या फायदा, उनको भी साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको 11th क्लास वालों को मैंने बोल दिया ना, जिनके इसमें चैप्टर नहीं आ रहा वो मत करिए इसको, ठीक है ना। मैं इसके बाद तुरंत फटाफट एक 2 ही चैप्टर हमारे रहते हैं वो मैं डाल दूंगा, ठीक ना, आपके पेपर से बहुत पहले डाल दूंगा 2 चैप्टर को, और हो सके तो मैं व्यष्टि पे आ जाऊंगा जो मैंने अभी बनाई नहीं है, बट मैं उसको बनाना स्टार्ट कर दूंगा। 12th का तो कंप्लीट है, मैंने बताया था आपको पहले भी, मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा व्यष्टि को जहां तक हो सके मेरे से, ठीक है ना। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। आप इसे देखिए, हमने जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में लिखवाया था कि हमें रेंज पढ़ना है, क्वार्टर डेविएशन पढ़ना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, लॉरेंज कर्व पढ़ना है, जो जो लिखवाया था ना उसी हिसाब से हम चल रहे। तो हमने स्टार्टिंग में 2 चीजें निपटा दी थी, एक रेंज, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो 2 तो एक ही पार्ट में निपट गए। अब ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 3, इसमें हम पढ़ने वाले अंतर चतुर्थक परास, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये निपट जाएगा और दूसरा फॉर्मूला चतुर्थक विचलन ये भी निपट जाएगा भी कभी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अंतर चतुर्थक परास होता क्या है, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, तो उसने बोला किसी श्रेणी के तृतीय मतलब Q3 और प्रथम चतुर्थक यानी Q1, तो तृतीय चतुर्थक यानी Q3 और प्रथम चतुर्थक यानी Q1 के अंतर को, के डिफरेंस को क्या कहते हैं, अंतर चतुर्थक परास कहते हैं। यानी Q3 और Q1 के डिफरेंस को क्या कहते हैं, अंतर चतुर्थक परास कहते हैं। क्लियर हो गया, डन। आगे चलते हैं। उसके बाद अंतर चतुर्थक परास, जिसको हम अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहते हैं, ये कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1, वही फॉर्मूला लगा दिया हमने। अगर आपसे कोई बोले चतुर्थक विचलन कैसे निकलता है, तो Q3 माइनस Q1 को अपॉन डिवाइड कर देना किससे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका चतुर्थक विचलन भी निकल के आ जाएगा। उसके साथ साथ इसे इसको अर्ध अंतर चतुर्थक परास या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहते हैं। अर्ध क्यों, क्योंकि आधा है, किसका आधा है, इसका, तो अर्ध यानी आधा है अंतर चतुर्थक परास का या अंतर चतुर्थक विस्तार का, तो इसका आधा क्या हो जाता है, चतुर्थक विचलन। तो पेपर में अगर आपसे पूछे चतुर्थक विचलन क्या होता है, तो आप बोलना जो आपने अंतर चतुर्थक परास निकाला है, जो आपने अंतर चतुर्थक विस्तार निकाला, उसके आधे को क्या कहते हैं, उसके आधे को चतुर्थक विचलन कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे इसे अगर हम चतुर्थक विचलन को अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे, क्वार्टाइल, ठीक है ना, डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। डन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलो, मैंने Q3 Q1 को क्यों लिया है बेटा, ये इसलिए लिया था क्योंकि अभी जिससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था ना क्वार्टाइल में क्या निकालते हैं, क्वार्टाइल में Q1 और Q3 निकाला जाता था, याद है ना, तो इसीलिए इन दोनों का लिया जाता है उसमें। उसके बाद चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, तो उसने बोला जो चतुर्थक विचलन होता था, ठीक है, वो अपकिरण का निरपेक्ष माप होता है। क्या होता है, निरपेक्ष माप होता है, और जैसे इसका सापेक्ष माप निकाल लेंगे हम तो वो चतुर्थक विचलन गुणांक कहलाता है। तो मैंने आपको कहा था जब भी गुणांक का कोई भी चीज पूछे, चाहे वो विस्तार गुणांक बोले, चाहे वो चतुर्थक क्या बोले, चतुर्थक विचलन गुणांक बोले, तो हमेशा वो सापेक्ष माप होते हैं। गुणांक हमेशा सापेक्ष माप होता है, ये दिमाग में बिठा लो। और जो गुणांक वाला नहीं होता, नॉर्मल होता है, वो निरपेक्ष माप होता है। क्या होता है, निरपेक्ष माप। फॉर्मूला क्या है, चतुर्थक विचलन गुणांक का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। क्लियर है, चलो
यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं इस फॉर्मूले को जरा सा, ठीक है। ये मिटा दें, यानी अगर ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला कर कैसे बना कैसे रहे हैं, इस फॉर्मूले को मैंने मार्कर कहां रख दिए, देखो ये होता कुछ इस तरह से है। ये फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2, यानी जो आपको चतुर्थक विचलन होता है, ठीक है ना, गुणांक उसको निकालने के लिए क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है। और अगर सिंप्लीफाइड लिखूं तो आप ये लिख सकते हो स्टार्टिंग में Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 को डिवाइड कर दिया जाता है Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2। उसके बाद ये ऐसा बना सकते हो आप, Q3 माइनस Q1 को, जो Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 को डिवाइड कर देते हैं Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मैंने इस फॉर्म में लगा दिया, ये ऊपर है तो ऊपर रखा, ये नीचे है तो ये नीचे रखा। अब हम क्या करेंगे, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, ये जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा Q3 माइनस Q1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 चला गया, तो 2 साथ में मल्टीप्लाई में चला गया इसके, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, Q3 प्लस Q1, और इसके मल्टीप्लाई में भी क्या है, 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो फॉर्मूला बन गया Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। ये तो फॉर्मूला ना। चलो नोट डाउन करिए फटाफट से। आप देखो हमारे पास क्या है, चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना। इसकी गणना कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूले हैं, देखो ये फॉर्मूले हमने सबने पढ़े रखे हैं। अगर आपने माध्यक वाला चैप्टर अच्छे से कर रखा मेरे साथ, तो ये तुच्छ सा है, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है इसमें। माध्य और माध्यक वाला चैप्टर जरूर करें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और अपने भाई बहन जो भी दोस्त जो क्या नाम है मैथ पढ़ रहा कुछ पढ़ रहा, उसको माध्य वाध्य निकालना नहीं आता, माध्यक नहीं आता, ये चीजों में दिक्कत होती है, तो आराम से क्लासेस ले सकता है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा उससे बड़े प्यार से, ठीक है ना। और मैं इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर ही लेता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो उसमें श्रेणी को देखो हमेशा 3 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। और भी नाम होते हैं, बट बार बार नाम लिखना जरूरी नहीं, हर बार लिखवाता आता हूं कि जैसे इसका नाम क्या है, इसको विविक्त श्रेणी भी कहते हैं, आवृत्ति व्यू श्रेणी भी कहते हैं, इसको आवृत्ति वितरण श्रेणी या सतत श्रेणी भी कहते हैं ना, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी मैंने 3 नाम लिख दिए, खाली 3 बहुत है। चलो व्यक्तिगत श्रेणी में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि Q1 निकालने के लिए साइज ऑफ n+1/4 TH आइटम लिखते हैं, Q3 के लिए 3 लग जाएगा, n+1 अपॉन में 4 रहता है। और ये हमने पढ़ी लिए फॉर्मूले कि चतुर्थक विचलन निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 करते हैं, और चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 करते हैं, ये तो पढ़ी लिया। खंडित में सारे के सारे फॉर्मूले सेम यही लगते हैं, ठीक है ना, सेम। बट याद है ना, व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर याद है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाना होता था, तो वो याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद अखंडित श्रेणी में क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग अंतराल को ढूंढेंगे, कैसे, Q1 के लिए n/4 TH आइटम, और Q3 के लिए 3 लग जाएगा और n/4 TH आइटम, ठीक है, सब सिखाया हुआ बेटा मैंने, ठीक है ना। तो Q1 कैसे निकलेगा, उसके बाद L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, और Q3 कैसे निकलेगा, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I लिखो, H लिखो, C लिखो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। और ये जो बाद में चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना हो तो तीनों में वही निकलेगा सेम, इसमें तो फॉर्मूले भी सेम है, और ये बाद में ये भी सेम रहेगा, और ये हर जगह सेम ही रहेगा बेटा। एक बार Q1 Q3 निकल जाएगा तो फिर तो यही तो निकालना है, तो ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, क्लियर है। और जो ये वाला है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, बस समझ में आ गया। मैं दोबारा बता दूं, ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं इस वाले पोर्शन को भी, आसान सा है क्योंकि। चलो तो क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने निकालना है अंतः चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक, ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है। डन। सबसे बेस्ट चीज हमारे इस चीज की ये है कि मैं आपको क्वेश्चन सामने लिख के दे देता हूं, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन भी सामने, आपके आंसर भी सामने, तो बुक की भी जरूरत नहीं है आपको, लगा लो, ठीक है। आराम से अगर वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। सॉल्यूशन करने से पहले इसको मैं देखो क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले मैं इसको क्या करूंगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाऊंगा। तो मैं बढ़ते हुए क्रम में लगा देता हूं उसे। सबसे पहले क्या आएगा इसमें 10, 10 के बाद 11 है, 12 कितनी बार है, 12 एक ही बार है, 13 भी है, 13 के बाद क्या है, 16 है, सीधा है ना, 16 दो बार है ना 16 दो बार हो गया, 13 भी दो बार है शायद, एक मिनट को, 13 भी दो बार है, 16 भी दो बार है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या ले लिया, 10 ले लिया, 11 मैंने यहां पे लिया था, 12 ये रहा, 13 और 13 ये भी हो गए, 16 और एक 16 और लिया था, 16 ये रहा, उसके बाद 17 ये रहा, 17 के बाद 18 है हमारे पास, है ना, फिर 19 है ये रहा, फिर 20 है, एक यहां पे और एक यहां पे, 20 के बाद सीधा 22, फिर 24 और फिर 25, 2 4 6 8 10 और 5 15, ठीक है। तो मैंने इसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। अब हम कैसे करते थे याद करो, सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 निकाल लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4 TH आइटम, यही होता था इसका मतलब, ठीक है। साइज ऑफ आप ही लिख लेना, मैंने n+1 लिख रहा हूं खाली से। n कितने थे, n मतलब टोटल काउंट में 15 थे ये, तो 15 + 1 अपॉन में 4 TH आइटम, तो ये आ गया 16/4 TH आइटम, यानी 4 4 चौक 16, तो फोर्थ आइटम। अब फोर्थ आइटम फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो कितना आ गया हमारा 13, तो Q1 की वैल्यू 13 आ गई हमारी। उसके बाद Q3 निकालेंगे ऐसी, साइज ऑफ फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1 अपॉन में 4, बस बाहर क्या आ जाएगा 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, TH आइटम, यानी ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ये 3 15 + 1/4 TH आइटम, यानी ये आ जाएगा 3 16/4 TH आइटम, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 12th आइटम। और 12th आइटम आ कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, तो Q3 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 20। यहां तक समझ में आ गया। तो Q1 Q3 मैंने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला पॉइंट, अंतर चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक विचलन, जो कि कैसे निकलता है, Q3 में से Q1 घटा के निकलता है। अब Q3 कितना निकाला आपने, Q3 निकाला आपने 20 और Q1 निकाला है 13, तो आंसर आ गया 7। कितना आ गया आंसर 7 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं आता, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में और समझो चीजों को। क्वेश्चन क्योंकि बहुत आसान है, इसके याद रखना। और जिन टीचरों से आप पढ़ते हो याद रखो, माइंड में एक ऐसी इमेज बना लो अपने बच्चा, और ये फैक्ट है, हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। याद रखना, हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। अगर वो टीचर है तो यह बेस्ट ही होगा। इसलिए जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, घर में पढ़ा रहा है, या फिर क्या जो ट्यूशन्स होते हैं वहां जाके आप पढ़ रहे हो उनके पास, ठीक है, होम ट्यूशन भी हो सकता है या ट्यूशन भी हो सकता है, सारे अपने आप में बेस्ट होते हैं, सबके सब, सारे के सारे। और उनसे जितना ज़्यादा आप अगर कंटेंट मतलब ले सको, ज्ञान ले सको, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। जितना ज़्यादा उनसे नॉलेज उनसे ले लो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो अंतर चतुर्थक विचलन हमने निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन। अब चतुर्थक विचलन कैसे निकलता है, इसको मैंने बताया था, जो हमारा अंतर जो निकलता है ये, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं बस। तो आंसर कितना आया था हमारा 20 - 13 अपॉन में 2, यानी 7/2, यानी आ गया 3.5, ठीक है। तो 3.5 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमें तीसरा निकालना, यहां निकाल देता हूं। तीसरा हमें निकालना था इसमें
चतुर्थक विचलन गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। तो Q3 कितना था 20 माइनस ये कितना था 13, ठीक है ना, 20 में से घटा दिया 13, 20 प्लस 13, तो ये आ गया 7/33, ठीक है। और इसे डिवाइड कौन करेगा, आप, ठीक है ना। आप इसका डिवाइड करिए, मैं ऐसे का आंसर लिख रहा हूं जो आ रहा है, जो मेरे पास आंसर है वो ये है। अगर आपको डिवाइड करके यही आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। डिवाइड आप करिए, आपको डिवाइड करना किसी भी कीमत पे सीखना पड़ेगा। 0.212, ठीक है ना। तो उतार दीजिए, आसान क्वेश्चन था ना। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए। तो आगे देखिए, अब ये कौन सी श्रेणी हो गया, इस श्रेणी में देखें तो हमारे पास ये x है और ये f है। और जब x और f आपको गिवन होती है, f क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये पहले बढ़ रही है फिर ये घट रही है, तो जो बढ़ती घटती है इस टाइप से वो f यानी फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, आवृत्ति होती है, जो मर्जी बोलो। अब x और f गिवन होती है तो ये हमारी कौन सी श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी होती है, आवृत्ति व्यू श्रेणी होती है, या इसको विविक्त श्रृंखला भी कहते हैं ना, श्रेणी श्रृंखला एक ही बात है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसे में क्या करेंगे, CF निकालेंगे बच्चे, क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, ठीक है। यहां पे हम CF निकालेंगे, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, वही तीन चीजें जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखवाई थी, सेम वही तीनों चीज निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका CF निकाल लेते हैं 2, 2 और 8 हो गए 10 और 20 30, 30 और 35 कितने होते हैं 65, 65 और 42 कितने होते हैं 5 2 7 और 6 4 10, 107, 107 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 127, 127 में 28 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 7 15 और 2 2 4 1 5 1 155, 155 में 26 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, 1 181 और 181 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं मैंने गलत नहीं जोड़ दिया, 6 5 11, मैंने टोटलिंग गलत कर दी क्या, 2 और 8 10, 10 और 20 30 हो गए, 30 और 35 65, 65 और 42, 5 और 2 7 6 4 10, ठीक है। फिर 20 जोड़ा ये आया और 127 में 28 जोड़ा मैंने, 28 जोड़ेंगे तो 8 7 15 आएगा, ठीक है। 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा 1, इसमें 26 जोड़ा मैंने, 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 181 ही आ रहा है क्या, हाँ 181 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये मेरी फिगर ही गलत है बच्चे, इस फिगर को सही कर लो। यहाँ पे फिगर है 16 है, यहाँ पे इधर 16 है हमारे पास फिगर में, ठीक है ना। तो 181 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 197 आएगा और 2 जोड़ेंगे तो 199 आएगा। आप बोलेंगे मुझे इसका आंसर कैसे पता कि यहाँ पे गलती थी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफलाइन बैच लिया था फेस टू फेस, तो वहां भी क्वेश्चन कराया था मैंने, तो मुझे वहां का टोटल पता था 199 ही आना था, तो ये आ क्यों नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास, फिर मैंने कहा था यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम सिग्मा F बोल लो या N बोल लो, ठीक है। इसका टोटल भी कितना आना चाहिए 199, और मैंने कहा था ये मैच हो जाते हैं, है ना। तो इतना आपको पहले करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले Q1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे Q1, Q1 कैसे निकलेगा, साइज ऑफ n+1/4 TH आइटम, ये निकलता है ना। अब ध्यान से देखें तो n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 199, 199, तो 199 + 1/4 TH आइटम, यानी आ जाएगा 200/4 TH आइटम, जो कि हमारा आ गया 4 5 20, तो 50th आइटम। अब 50 किस में फॉल कर रहा है नियरेस्ट, वो देखना है पहले। तो 50 यहां आ जाएगा इसके अंदर, इसका मतलब हमारा ये हमारा आंसर होता है। देखो यहाँ कैसे, इसमें सब में 50 आ रहा है, बट पहले सबसे पहले किसमें फॉल करा है यहाँ पे, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 40, कितना आ गया 40। क्लियर हो गया, यहां कोई दिक्कत नहीं आता तक। अब निकालेंगे हम इसका Q3 निकालेंगे। Q3 कैसे निकलेगा हमारा, साइज ऑफ n+1/4, तो सेम ही रहेगा, आगे 3 आ जाएगा TH आइटम, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो कितना आएगा 199 + 1/4 TH आइटम,
तो जो कि निकल के आएगा 3 ब्रैकेट में 200/4 TH आइटम, 4 पंजे 20, 50, 150 आ जाएगा। तो 150th आइटम, तो 150th आइटम कहाँ पे फॉल करेगा, इसमें फॉल करेगा। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 70, है ना। तो आंसर आ गया 70। ठीक है ना। तो Q1 और Q3 मैंने निकाल दिए। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा था वो पूछ रहा था अंतर चतुर्थक परास या फिर विस्तार। अंतर चतुर्थक परास यानी विस्तार पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेते हैं, अंतर चतुर्थक परास या विस्तार क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। अंतर चतुर्थक परास का फॉर्मूला क्या होता है, या विचलन भी बोलते हैं इसे। तो Q3 माइनस Q1, Q3 कितना निकाला आपने 70 माइनस Q1 कितना है 40, तो आंसर आ गया 30। क्लियर है। दूसरा मैंने निकालना सिखाया था आपको चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन सिखाया था मैंने, जो कि क्या होता है Q3 माइनस Q1 जो आपने निकाला होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 70 माइनस 40 अपॉन में 2, तो 30/2, तो कितना आ जाएगा 15। तो दो चीज निकालनी आ गई। मुझसे पहले आप करिए, बात मानिए, कोशिश करो मेरे से पहले करने की। जिसने इससे पहले ये क्वार्टर वाटर मेरे से सीखे हुए इससे पहले चैप्टर में, वो उसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने उसके अलावा एक्स्ट्रा में। फिर चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक ये कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, यही होता है। तो अगर हम इसे देखें तो 70 माइनस 40 अपॉन में 70 प्लस 40, जो कि आएगा ऊपर 30 और नीचे आएगा 110, कट गया। अब इसको डिवाइड कर लो, आप कर लीजिए डिवाइड, ठीक है ना। मैं वैसे ही बताया था, उसका आंसर जो आ रहा है मेरे पास जो है वो है 0.27। मेरे पास जो आंसर है वो है 0.27 है। अगर डिवाइड करके आपका यही आ रहा है तो सही है। क्लियर हो गया। तो दो तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब इसका तीसरा टाइप देखिए फटाफट से, और घर पे भी कोशिश करिए करने की कोशिश, ठीक है ना, ताकि आपको और बच्चों से ज्यादा आए। याद रखना, आपको बेस्ट से बेस्ट बनना है, ठीक है ना। अब ये वाली श्रृंखला देखिए, इस श्रृंखला में आपके पास क्या है, ये आपको दिया है क्लास इंटरवल, ठीक है ना, और ये आपको दिए हुए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आवृत्ति वितरण श्रृंखला है आपकी। सबसे पहले इसमें भी वही CF निकालेंगे। 4 और 15 कितना होते हैं 19, और ये कितना होगा 9 8 17, 2 और 1 3 और 1 4, 47 है ना। और 47 है, कितना आ गया 7 6 13, 4 5 1 6 और ये 70। इसको कर देते सिग्मा F इजगल टू N इजगल टू 70। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक तो करना ही था, CF निकालना होता है। अब सबसे पहले हम वर्ग अंतर यहाँ निकाल लेता हूँ, वहाँ जगह नहीं बचेगी फिर, है ना। वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो Q1 का वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, साइज ऑफ N/4 TH आइटम, ऐसे करते थे, है ना। इसका मतलब 70/4 TH आइटम। डिवाइड करिए इसे, तो ये आएगा 2 2 4, ये 35 आ जाएगा। इसका मतलब इसको काटेंगे तो 17.5, 17 34 और आधा आधा 35 होता है। तो 17.5 हमारा आ जाएगा। आवाज थोड़ी कम आ रही होगी, थोड़ा गले में दिक्कत है, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा अभी, ठीक है ना। Q3 की बात करते हैं, तो उसका निकलेगा साइज ऑफ 3N/4 TH आइटम, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना N कितना हमारा 70/4 यहाँ 3 TH आइटम। तो इसको काट के कितना आया था 17.5 आया था, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, फिर 3 1 3 और 2 5, है ना, TH आइटम। तो मैंने दोनों के निकाल दिए, ठीक है ना। एक का जो आ रहा है मेरा 17.5 आ रहा है, और दूसरे का जो मैंने निकाला है, ठीक है ना, वो मैच कर लेता हूं मैं, वो मेरा 52.5 बिल्कुल सही आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया। तो मैंने Q1 और Q3 का वो वर्गंतराल निकालने के लिए पहले मैंने इनको निकाल दिया मैंने। और अब
Q1 के लिए ध्यान से देखिए, ये आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन से, इसका क्लास इंटरवल क्या होगा पहले वाले का, इसका जो क्लास इंटरवल होगा वो 17.5 कहाँ फॉल करेगा, वो इसमें फॉल करेगा 17.5। तो जो क्लास इंटरवल होगा इसके लिए क्या होगा, वो होगा 10 से 20 वाला। और इसके लिए जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, 52.5, वो यहाँ आएगा। तो उसके लिए क्लास इंटरवल होगा आपका 30 से 40। कितना होगा, 30 से 40। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 को सॉल्व करेंगे। तो Q1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। L1 क्या है, जो नीचे वाला होता है, कितना हमारा 10, ठीक है ना, प्लस n/4 कितना निकाला मैंने, देखो n/4 सॉल्व किया था 17.5 आया था, तो 17.5। क्लियर हो गया। अब ये हो गया। CF कौन सी लेते हैं, मैंने कहा था जिस वर्गांतराल में आप फॉल करते हो, ठीक है, उसमें ये वाली F मानते हैं, है ना, और उससे एक ऊपर वाली CF मानते हैं। CF हमेशा एक ऊपर वाली होती है, तो CF हमारी 4 होगी, अपॉन में F कितना हमारा 15, और इंटू में I, इन दोनों का गैप कितना है 10। सॉल्व करें तो ये आएगा तुम्हारा 10 प्लस ये कितना आएगा 13.5 डिवाइड बाई 15 इंटू में 10। ये किया 0 से 0 गया, 15 निम्न 135 होता है, तो आंसर कितना आ गया 19 आ रहा है। पहले का मेरा कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, सही आ रहा है एकदम। और Q3 की बात करें तो Q3 कैसे निकलेगा, L1 प्लस 3 n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, ठीक है ना। मैं देखो पहले Q1 निकालने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है, फिर Q2 निकालने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है। मैंने जानबूझ के इधर इसलिए किया क्योंकि देखो ना जगह मेरे लिए थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ मैं सॉल्व कर पाऊंगा पूरा क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए जानबूझ के पहले इन दोनों को यही निपटा दिया, ठीक है ना। आप पहले Q1 करेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे Q1 पूरा, फिर उसके बाद Q3 सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद अब L1 इसके लिए क्या था, L1 इस वाले में देखिए यहाँ पे इसके अंदर, तो 30 हमारा L1 है, प्लस 3 n/4 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 52.5 माइनस में CF, इस वाले में CF एक ऊपर वाली होती है जिसमें तुम फॉल करते हो, उससे ऊपर वाली 47, F सामने वाला होता है, बिल्कुल सामने वाला 16, और गैप तुम्हारा 10 का चल रहा है, गैप तुम्हारा 10 का चल रहा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो ये निकल रहा है मेरा, यही कर लेता हूँ आगे, थोड़ी जगह बच जाएगी। 30 प्लस इसको घटाना कितना आ रहा है 52 और 47 और 5 होता है ना, 5.5 आएगा, 16 इंटू में 10 है ना, 5 ही आएगा ना, 7 4 11 7 और 5 12, हाँ 5.5 ही आएगा साथ, है ना। ये हटाया 0, ये कट गया, है ना, इतना कट गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 30 प्लस 55 अपॉन में 16, इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, तो 30 प्लस इसको डिवाइड करके आ रहा है आपका, मेरे पास जो आंसर मेरे पास है वो है 3.44 आ रहा है, 3.44। तो ये आ गया आपका 30 प्लस 3.4, 33.44, कितना आ रहा है 33.44 आ रहा है। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब वही 3 चीजें जो निकाल रहे हैं वही निकालेंगे। पहले मैंने आपको क्या निकालना सिखाया था, अंतर चतुर्थक विचलन बोलो, या फिर इसको क्या बोलते हैं विस्तार या परास विस्तार। कैसे निकलता है Q3 माइनस Q1। क्या हमेशा तीनों निकाल के आने पेपर में, ऐसा नहीं है। पेपर में जो बोलेगा वो पेपर में ये मांगेगा तो ये निकालो, वो विचलन बोलेगा तो विचलन वाला, गुणांक बोलेगा तो गुणांक वाला निकालो, ठीक है। तो जो बोलेगा वो, ठीक है। तो मैं तीनों इसलिए निकाल रहा हूँ आपको सिखाने के पर्पज से। तो Q3 मैंने कितना निकला 33.44 माइनस Q1 कितना था हमारा 19, ठीक है ना। तो देखो 33 में से 19 गई, कितना आ गया आपका आंसर, देखिए जरा, घटाओ से, 0.44 ऐसे आएगा, 4 1 14.44 आ रहा शायद, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन निकालना है। वो कैसे निकलेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो कितना था हमारा 33.44 माइनस 19 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14.44 अपॉन में 2, तो काटो से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 2 2 7, तो 7.22
7.22 मेरा इसका आ रहा है, ठीक है ना। और लास्ट जो आपको निकालना है वो आपको निकालना होता है चतुर्थक विचलन गुणांक, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, तो 33.44 माइनस 19, ठीक है ना, अपॉन में 33.44 प्लस 19, तो ऊपर का तो आ रहा था हमारा 40.44, इसको जोड़ना कितना आ रहा है नीचे वाला 44, तो ये भी आएगा, और 9 और 3 12 हो जाते हैं, 1 3 और 1 4 और 1 5, 52.44 आ जाएगा। उसके बाद ये डेसिमल से डेसिमल तो हट ही जाएगा, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल यहाँ, 2 के बाद डेसिमल, तो इससे 2 जीरो नीचे आएंगे, इससे 2 जीरो पर, तो 0 0 कट जाएंगे। उसके बाद इसको 2 से काटो, जैसे मर्जी धीरे धीरे काटो, और लास्ट जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ उसका, ठीक है। जो डिवाइड कर कुरा के, ये आपका काम है डिवाइड करना, हमने इतने सारे चैप्टर कर लिए इसके, ठीक है ना, जहां हर बार डिवाइड मैंने करी है, ठीक है ना। इस बार अब आपकी बारी है, आप डिवाइड करिए खाली, जो मैंने आंसर आपको दे दिया 0.275, ये आपका आंसर आएगा इनको, इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो डिवाइड करने का काम अब आपका है, ठीक है। मैं इस चीज में मैं काम चोरी करने वाला हूं, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो फटाफट से। तो आगे देखिए, अब इसने बोला यहाँ पे चतुर्थक विचलन, जो चतुर्थक विचलन है उसके गुण क्या है। तो गुण में पहला गुण है कि यह ज्ञात करने और समझने में काफी आसान है, ठीक है। Q1 Q3 निकालना आपके लिए बच्चों वाला खेल है, ठीक है ना। नंबर 2, इस पर सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई नहीं, मतलब बहुत कम प्रभाव पड़ता है। सीमांत मूल्य वही एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो वैल्यू ज्यादा होती है उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे, इसकी गणना खुले सिरे वाली आवृत्ति वितरण श्रेणी में भी की जा सकती है, यानी जो खुले सिरे वाली जो होती है जिसमें रेंज काम नहीं करता, विस्तार वाला नहीं करता, तो अपने ये काम कर जाएगा, यहाँ पे ये लग सकता है। तो इसकी गणना खुले सिरे वाले आवृत्ति वितरण श्रेणी में भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला चतुर्थक विचलन के अवगुण क्या है, चतुर्थक विचलन के अवगुण क्या है, ठीक है ना। इसमें हमेशा याद रखना, इसमें आप काउंट करते हो पहले चतुर्थक विचलन में, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी है तो काउंट करोगे, काउंट करने के बाद फिर उसे डिवाइड करोगे 4 से, बात को समझो जरा, ठीक है। तो फिर आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो ना थोड़ा सा अटपटा टाइप का तो है ये भी, ठीक है ना। तो चतुर्थक विचलन के अवगुण की बात करें तो पहला लिखा है यह सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, यह सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। इससे रिलेटेड पॉइंट ये वाला भी है, ठीक है ना, कि यह 50% मदों की अवहेलना करता है, 50% मदों की अवहेलना करता है। ध्यान से देखें तो इसमें Q2 तो निकलता ही नहीं है, Q1 के बाद सीधा Q3 निकालते हैं हम। पहले चैप्टर में समझाया था, बहुत डिटेल में चीजें समझाई हुई है मैंने, ठीक है, कि सीमांत मूल्य क्या होते हैं, क्या सब बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकली आराम से करेंगे जो कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वे में। तो सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, यानी इसमें 50% मदों की क्या की जाती है, अवहेलना की जाती है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, यानी Q2 तो उसमें निकालते ही नहीं हो आप, ठीक है ना। Q2 आप इसमें नहीं निकालते, जिसको मीडियन बोलते हैं ना। चलो, यह बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, यह बीजगणितीय विवेचन के लिए भी यह उपयुक्त नहीं माना गया। चलो, उसके अलावा यह प्रतिदर्श परिवर्तनों से यानी जब सैंपलिंग में जो फ्लक्चुएशन होता है, सैंपलिंग मेथड पढ़ाया था ना मैंने, तो सैंपलिंग मेथड में सैंपलिंग में फ्लक्चुएशन होने पर यानी परिवर्तन होने पर यह प्रभावित होता है। तो यह प्रतिदर्श परिवर्तनों से प्रभावित होता है। अतः किसी एक मद के मूल्य में परिवर्तन करोगे, अगर आपने किसी एक मद के मूल्य में भी परिवर्तन किया, ठीक है, तो इसके मूल्य को काफी प्रभावित कर सकता है, तो वो चीज उसके मूल्य को काफी प्रभावित कर सकता है। देखो, यह प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से प्रभावित होता है। अतः किसी एक मद के मूल्य में परिवर्तन इसके मूल्य को काफी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये अस्थिर है। क्या है? अस्थिर है। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा ऐसी है, छोटा मोटा टॉपिक था, ठीक है। मैंने क्या कहा था, देखो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा परास यानी विस्तार, वो हमने खत्म कर लिया। परास गुणांक वो भी मैंने खत्म कर दिया था इससे पहले वाले टॉपिक में, ठीक है ना। उसके बाद चतुर्थक विचलन खत्म कर दिया, अंत चतुर्थक परास हमने खत्म कर दिया, और साथ में चतुर्थक विचलन गुणांक भी मैंने आपको खत्म कर दिया इस वाले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक के ऊपर होगा, जिसे हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो आगे बनेंगे पार्ट वो मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक होगा, एक ये भी जाएगा हमारा, फिर लॉरेंज कर्व। तो जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं है। कोशिश तो ये है कि जितने कम पार्ट में बना पाऊँ कर देंगे, बट जहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है, वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपने शायद वो पहले ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, जो 9th 10th में आई पढ़ाया जाता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलो इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, मिलते हैं इसके बाद पार्ट नंबर 4 में, ठीक है ना, ये एंड कर देते हैं।
पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।